नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो अभी लास्ट 17 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पेपर हुआ है, पेपर में मेरिट क्या हो सकती है और काफ़ी टाइम के बाद स्कूल वगैरह की लाइफ के बाद से जो मुझे टाइम मिलता है, उसमें मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको एनालिसिस करके मैं खुद बता दूँ कि पेपर का लेवल था क्या क्या था और पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके संभावित आंसर क्या होंगे या फिर एक्सप्लेनेशन व्यू में। जैसे ऐसा नहीं है, बहुत सारे चैनल्स में मैंने देखा है कि पेपर के आंसर ऑप्शन ऑप्शन बताते लोग जा रहे हैं, इससे जो डाउट है ना वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के डाउट्स को भी क्लियर करेंगे, ऑप्शन से रिलेटेड जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई जो क्वेश्चन पेपर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनाए जा रहे हैं वो सिलेबस में कहीं है या नहीं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारा सिलेबस कुछ और है, पूछा कुछ और जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बोर्ड इस चीज़ को बहुत कंसीडर करता है। तो यही सब सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती है और लोग यही सोचते हैं कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि हमारे लिए वैकेंसीज ना हो। नहीं, आप अगर पिछले कुछ सालों में जो भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी का जो भी पेपर हुआ है उसको आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि पेपर जो है वो इधर के जो आ रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये आउट ऑफ सिलेबस वाले नहीं है, ये सिलेबस में ही है, बस थोड़ा सा उसको टच करते हुए वो कहीं और से क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेट कर रहे हैं। वो सिलेबस में जो पहले पैटर्न एक बना हुआ था, ट्रेडिशन बना हुआ था, उस टाइप के नहीं है, बस आपके हिसाब से नहीं है, ये कह सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को बिना किसी देर लेट लतीफ़ के हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसमें जीएस वाले पोर्शन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट की चीज़ नहीं है। हालांकि जीएस पोर्शन कहा जाए तो काफ़ी हाई लेवल का था, ये एवरेज या लो को तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा 31 क्वेश्चन से 31st क्वेश्चन से शुरू हो रहा है बायोलॉजी का सेक्शन। इसमें बायोलॉजी के सेक्शन को ही सॉल्व करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, इस सेट्स में पहला ही क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप्स का। ठीक है, ये जो मैच द फॉलोइंग है इसमें फर्स्ट लिस्ट जो है ABCD करके है, ये कुछ एनिमल्स के नाम है और जो सेकेंड लिस्ट है वो कुछ ग्रुप्स के नाम है। ठीक है, ग्रुप्स में कौन है? गैस्ट्रोपोडा, एम्फीन्यूरा, मोनोप्लेकोफोरा और बाइवेल्विया। ध्यान से सुनना है, ये सारे जो ग्रुप्स हैं, ये सारे क्लास हैं, ये मोलस्का के हैं। ठीक है, ये सब क्या है? मोलस्का के हैं। और मोलस्का की खास बात होती है वो किसी भी आयोग को, चाहे वो शिक्षा सेवा आयोग हो या यूपीपीसीएस हो, बहुत प्रिय होता है। अक्सर देखेंगे पिछले 10 साल का भी आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो एक आध क्वेश्चन आपके मोलस्का से ज़रूर आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप मोलस्का को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। मोलस्का बहुत प्रिय है। अभी तो प्रीलिम्स में ही इसका पहला ही क्वेश्चन इसमें मिल गया, तो अच्छी बात है, हम समझा दे रहे हैं क्या है कैसे है। देखिए यहाँ पे जो 4 ग्रुप्स हैं, पहला है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा के बारे में जान ले। गैस्ट्रोपोडा की जो खास बात होती है वो होती है उसकी बॉडी डिजाइन। इसकी बॉडी डिजाइन एकदम से स्पाइरिकल्स होती है, ऐसे स्पाइरल टाइप्स की। ठीक है, ये इसकी खास बात होती है। तो इसकी इसमें गैस्ट्रोपोडा में क्या आता है? स्नेल आता है, स्नेल, घोघा। नोट कर लीजिएगा, पहला ट्रिक क्या है, इनकी बॉडी क्या होती है? स्पाइरल होती है। और इस तरह के बॉडी डिजाइन वाले जो भी मोलस्क हैं, मोलस्क में क्या होता है, जो लार्वा होता है, लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री होता है, यानी कि वो द्विपार्श्व सममित होता है। इसकी बॉडी डिजाइन में जो भी होता है वो सिमेट्री होती है, वो क्या होती है? बाइलेटरल होती है। दो भागों में डिवाइड करने की जाने वाली बॉडी डिजाइन को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो मोलस्का का जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। एडल्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल होता है। एडल्ट में अगर एडल्ट जो है इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का अगर स्पाइरल अगर बॉडी शेप बनाता है, ठीक है, तो वो पहचान है गैस्ट्रोपोडा की। ठीक, गैस्ट्रोपोडा की पहचान क्या है? बॉडी स्पाइरल बनाती है। ठीक, इसका पहला एग्जाम्पल है स्नेल। दूसरा जो एग्जाम्पल हो कॉन्च का, कॉन्च,
कॉन्च जिसे कौड़ी कहते हैं। पहले ये लोग रुपए पैसे की जगह पे इसका इस्तेमाल करते थे, और आज भी कभी कभी कहावतों में कौड़ी के भाव बिक जाना, ठीक है, ये सब का आपने कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। तो वो एक मोलस्का का लिविंग बींग है, जीव है, ठीक है, और वो किस में आता है, गैस्ट्रोपोडा में। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, स्नेल और कॉन्च किस में आते हैं, गैस्ट्रोपोडा में, ठीक। नेक्स्ट है एम्फीन्यूरा, ध्यान दीजिए, एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा का मतलब होता है, एम्फी मीन्स होता है बोथ, एक्चुअली ये एक फाइलम है, ठीक है, मोलस्का का एक क्या है, फाइलम है, और इसके दो क्लास बने हुए हैं। कौन कौन, इसके जो दो क्लास है, वो पहला क्या है, ए प्लेकोफोरा, ए प्लेकोफोरा, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, पॉलीप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, ठीक है। देखिए प्लेको शब्द बना हुआ है उसके प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से। देखिए बॉडी डिजाइन, मैंने कहा मोलस्का में जो बॉडी होती है, वो बॉडी जो है कवर होती है कैल्शियम कार्बोनेट के लेयर से। ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर प्लेट के रूप में है तो प्लेको शब्द का इस्तेमाल होता है, प्लेको शब्द का, ठीक है, प्लेको शब्द का इस्तेमाल होता है कब, जब कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट जैसी छोटी छोटी संरचना से बनी होती है, सिंगल प्लेट ना हो, पूरी तरह से ढेर सारे प्लेट्स हो। अगर सिंगल प्लेट होगा तो उसे कहते हैं मोनोप्लेकोफोरा, ठीक है, याद रखिएगा, जो ऑप्शन 3 में है यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोप्लेकोफोरा, ये वाला, ये मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, ठीक है। अगर एक सिंगल प्लेट है तो मोनोप्लेकोफोरा, अगर प्लेट ही नहीं है तो ए प्लेकोफोरा, ठीक है, अगर ढेर सारे प्लेट्स हैं तो पॉलीप्लेकोफोरा। ये ए प्लेकोफोरा और पॉलीप्लेकोफोरा ये एम्फीन्यूरा के ग्रुप हैं, ठीक है। इसमें से ये दोनों एम्फीन्यूरा के दोनों ग्रुप, ए प्लेको और पॉलीप्लेको, ये दोनों जो है समुद्री हैं, नोट कर लीजिएगा, ये दोनों क्या हैं, समुद्री हैं, मैरीन एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। और ये पॉलीप्लेकोफोरा, ध्यान से सुनना है, पॉली जो प्लेकोफोरा है, इसमें एग्जाम्पल आता है कीटोन का, ठीक है, इसमें ऑप्शन आता है कीटोन का, और कीटोन में 8 प्लेट होते हैं, 8 प्लेट होते हैं, ठीक है, इसमें ढेर सारे प्लेट नहीं होते, पॉली मीन्स बहुत होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बल्कि कितने होते हैं, 8 प्लेट होते हैं। एग्जाम्पल में क्या आता है, कीटोन, ठीक। अब आते हैं ए प्लेकोफोरा। देखिए ए प्लेकोफोरा एक वर्म लाइक एनिमल्स है, कीड़े के जैसा है, इसमें प्लेट ही नहीं होती, इसलिए ये समुद्र के सबसे सतह पे रहता है, और वो ऑर्गेनिक जो डेड एंड डिकेइंग कंपाउंड्स है उसका सेवन करता है। तो वो जो है विदाउट प्लेट्स, विदाउट कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये ऑप्शन में नेक्स्ट टाइम हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ दे कि कौन सा ऐसा मोलस्क है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर ही नहीं पाई जाती है। तो एम्फीन्यूरा का ए प्लेकोफोरा, इसमें लेयर्स ही नहीं पाए जाते हैं, और एम्फीन्यूरा का पॉलीप्लेकोफोरा, इसमें 8 छोटे छोटे प्लेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में आता है कीटोन, CHITON, कीटोन, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोनोप्लेकोफोरा, इसमें सिंगल प्लेट्स की बॉडी होती है, और ये अब फॉसिल्स के रूप में अवेलेबल है, अभी इसका कोई लिविंग बीइंग ऐसा नहीं है जो धरती पर हो। और एग्जाम्पल है नियोपाइलिना, नियोपाइलिना, ये याद रखिएगा। तो गैस्ट्रोपोडा सर्कुलर बॉडी, एम्फीन्यूरा, इसमें आता है ए प्लेको और पॉलीप्लेको, ठीक है। ए प्लेको में जो वर्म लाइक एनिमल्स है विदाउट प्लेट्स, और पॉलीप्लेको में 8 प्लेट वाला कीटोन है। बाइवाल्विया बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप्स है, बाइवाल्विया। देखिए यहाँ पे नाम से बहुत सारे ऐसे आंसर होते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने अपने क्लास में बताया भी है कि बाई मीन्स होता है 2, बाई मीन्स क्या होता है 2, और वॉल्व मीन्स होता है कपाट, ठीक है। ऐसा कोई जीव
जिसको खोलने या बंद करने के लिए दो दो कपाट हो, एक इधर से खुले या फिर एक इधर से खुले, दो कपाट हो, तो उसे कहते हैं बाइवेल्विया। देखिए बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि हमारे पिछले कई सालों से बहुत सारी ट्रेडिशन, बहुत सारी परंपराएं विलुप्त हुई है। उसी एक परंपरा में था कि एक मोलस्का की प्रजाति थी यूनियो, यूनियो जिसे हम लोग सुतुही बोलते थे अपने लोकल लैंग्वेज में। वो आलू छीलने के काम आती थी, उसको रगड़ के महिलाएं जो है आलू छीलती थी। तो वो जब उसी की एक प्रजाति है ओस्टर पर्ल, जो जिसे आप लोग सीप का मोती कहते हैं, मोती का सीप कहते हैं, उसी की एक प्रजाति है। ठीक है, पिंक डेटा वोल्गेरिकस बोला जाता है, उसे बायोलॉजिकल नेम है। तो वो बाइवॉल्विया में आता है। वो बाइवॉल्विया का मतलब ऐसे कोई मोलस्क जिसमें दो दो कपाट हो। ठीक है, तो आप देखेंगे बहुत ध्यान से, यूनियो का दो कपाट होता है, ऐसे ट्रायंगुलर बॉडी होती है और दो साइड में जब खुलेगा तो वो दो साइड में खुलेगा, इसलिए इसे बाइवॉल्विया बोला जाता है। इस बाइवॉल्विया का एक ग्रुप है एनोडोंटा, याद रखिएगा बाइवॉल्विया का ही एक ग्रुप है एनोडोंटा। ठीक, और उसी एनोडोंटा में यूनियो आती है। ठीक है, यूनियो और ऑस्टरपर्ल दोनों आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखिएगा कि बाइवॉल्विया दो कपाट वाले जीव है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा मैच करते हैं। ठीक है, देखिए नियोपाइलिना के बारे में मैंने आपको बताया। नियोपाइलिना जो है सिंगल प्लेट का ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि मोनोप्लेकोफोरा। ठीक, कीटोन जिसे काइटन लिखा हुआ है, कीटोन के बारे में आपको बताया था मैंने कि ये पॉलिकोफ्लोरा। ठीक है, पॉलिकोफोरा। तो यहाँ पे हम बात करें पॉलीप्लेकोफोरा, तो पॉलीप्लेकोफोरा किस में आता है? ये एम्फीन्यूरा का एक ग्रुप है। मैंने कहा कि एम्फीन्यूरा दो ग्रुप में होता है, एक होता है ए प्लेकोफोरा और दूसरा होता है पॉलीप्लेकोफोरा। तो यहाँ काइटन किस में आएगा? एम्फीन्यूरा में। ठीक है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा सेकेंड, ए का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक, अब आते हैं कॉन्च या कौड़ी। कौड़ी आता है गैस्ट्रोपोडा में, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। अब आते हैं एनोडोंटा, ये मैंने बताया कि बाइवॉल्विया में, यानी डी का हो जाएगा 4। तो ऐसे ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। चलिए इसको मैच कराते हैं। ठीक है, हम लोग मैच कराते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ से नियोपाइलिना, मैंने बताया था कि नियोपाइलिना क्या है? मोनोप्लेकोफोरा, यानी ए का जो है थर्ड, ए का थर्ड किस में है? यहाँ है। ठीक है, और ए का थर्ड यहाँ पे भी है। अब नेक्स्ट से क्या मिलेगा? कीटोन। ठीक है, जो कीटोन है वो कीटोन के बारे में मैंने बताया था कि वो एम्फीन्यूरा का ग्रुप है, यानी कि जो बी है वो सेकेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे ए जो है थर्ड, यानी कि ए थर्ड और बी फर्स्ट, ये है, यानी ये आंसर नहीं होगा। ए थर्ड बी सेकेंड, ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी सी भी मिल जाएगा। सी का क्या है? कौड़ी किस में? गैस्ट्रोपोड, यानी फर्स्ट है, यानी सी का फर्स्ट इसमें है और डी का फोर्थ इसमें है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले का ए, फर्स्ट का ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग सभी स्टेरॉयड हार्मोन का चयापचयी पूर्ववर्ती है? देखिए चयापचयी पूर्ववर्ती का मतलब होता है मेटाबॉलिक प्रिकर्सर, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो स्टेरॉयड हार्मोन की तरह से काम करता है। देखिए विटामिन डी स्टेरॉयड हार्मोन्स या ग्लाइकोजन स्टेरॉयड हार्मोन्स की तरह से ये कभी काम नहीं करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है यह स्टेरॉयड हार्मोन की तरह से काम करता है, और इसकी जो खास बात होती है वो होती है कि यह जो है खुद कोलेस्ट्रॉल की तरह वर्क करता है। ठीक है, यह प्रेग्नेंडॉन नाम का एक केमिकल्स बनाता है, स्टेरॉयड केमिकल्स बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है। प्रेग्नेंडॉन, प्रेग्नेंडॉन नाम का एक केमिकल बनाता है। ये 21 कार्बन का कंपाउंड है, 21 कार्बन का कंपाउंड है, जो खुद एक स्टेरॉयड हार्मोन की तरह से काम करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल ये बॉडी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक जरूर है, लेकिन कभी कभी स्टेरॉयड हार्मोन की तरह से काम करता है। तो सही आंसर क्या है?
कोलेस्ट्रॉल, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वन जीन वन एंजाइम जो परिकल्पना है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये ना पूछे तो इसके बिना क्वेश्चन पेपर ही अधूरा है ठीक है। बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आखिर क्यों नहीं पूछा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जिसको जब सब जबान पे होते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। बीडल एंड टैटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था। इसकी खास बात ये है कि बीडल एंड टैटम जो है, ठीक है, ये डायरेक्ट ये एंजाइम वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस नहीं दिए थे। वन जीन वन एंजाइम क्या है, इस थियरी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में जो जीन्स होता है वो जीन्स जो है, एक जीन्स जो है विशिष्ट जीन्स ही एंजाइम की सिंथेसिस करता है। यानी जो एंजाइम होते हैं वो किसी विशेष जीन से ही बनते हैं, ठीक है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स, ठीक है, प्रोटीन के रूप में काम करते हैं। तो इनका संश्लेषण होता है, इनकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो यही है वन जीन वन एंजाइम, यानी जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके लिए एक निश्चित जीन्स होता है। और ये जो है सबसे पहले आर्कीबोल्ड गेरार्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? सर आर्कीबोल्ड गेरार्ड बोला जाता है, सर आर्कीबोल्ड गेरार्ड, ठीक है। जो आर्कीबोल्ड गेरार्ड थे, इन्होंने पहले इस एंजाइम को लोगों को बताया था। बाद में ये जो है इसकी पुष्टि 1940 में होती है बीडल एंड टैटम द्वारा। तो याद रखिएगा, परीक्षाओं में कभी कभी पूछता है। सर आर्कीबोल्ड गेरार्ड जो है वह मानव आनुवंशिकी, जो ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस वगैरह के लिए ये जाने जाते हैं, मानव आनुवंशिकी विज्ञान के ये जनक भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि वन जीन वन एंजाइम सबसे पहले किसने दिया था? आर्कीबोल्ड गेरार्ड। और आर्कीबोल्ड गेरार्ड के बाद इसकी पुष्टि किसने किया था? बीडल एंड टैटम ने। और ये किस लिविंग बीइंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये दिया गया था? तो वो एक मोल्ड था, एक कवक था, ठीक है। वो मोल्ड पर अपना प्रयोग कर रहे थे और उस मोल्ड का नाम कभी कभी पूछ देता है, हालांकि एनसीईआरटी में खूब अच्छे से दिया हुआ है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। ये था न्यूरोस्पोरा, याद रखिएगा, न्यूरोस्पोरा क्रैसा। तो न्यूरोस्पोरा क्रैसा एक मोल्ड है, एक कवक है, उसी पर बीडल एंड टैटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस परिकल्पना दिया था, उसी पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के द्वारा। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बाकी जॉनसन कौन थे? ये जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में इनका कॉन्सेप्ट्स मिलेगा, कभी कुछ आ गया तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्टोमोकॉर्ड क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड किस में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। जो स्टोमोकॉर्ड होता है वह हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ये कार्डेटा के जस्ट पहले वाला ग्रुप है, उसमें पाया जाता है। और यह जो है उसके प्रोबोसिस में एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सही आंसर है आपका बैलेनोग्लॉसस। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे खूब बढ़िया से, तो कॉर्डेटा के तुरंत पहले एक ग्रुप है, उसको कहा जाता है हेमिकॉर्डेटा। हेमी मीन्स होता है हाफ और कॉर्डा मीन्स होता है कॉर्डेटा से मिलता जुलता जो कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। कॉर्डेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें रॉड लाइक संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इसी वजह से ऐसे सभी लिविंग बींग जो जिसमें रॉड लाइक संरचना ये पाई जाती है उसे कॉर्डेटा कहा जाता है। और यही कुछ कैरेक्टर्स, अगर 50% कैरेक्टर किसी अदर ग्रुप में पाए जाते हो तो उसे हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा में एक एग्जाम्पल बैलेनोग्लासस, ठीक है, बैलेनोग्लासस, सक्कोग्लासस, ये सब एग्जाम्पल है। तो बैलेनोग्लासस का आप स्ट्रक्चर जब देखेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है, हालांकि कोई बहुत नया मैं नहीं बता रहा हूँ, किसी विशेष किताब से नहीं बता रहा हूँ, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये उसका प्रोबोसिस कॉलर भी बोलते हैं, प्रोबोसिस कॉलर नहीं, ये आपका प्रोबोसिस वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ से वो भोजन वगैरह सब करता है। तो ये यहाँ इस वाले इलाके में उसके एक हॉलो स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। तो याद रखिएगा, स्टोमोकॉर्ड किस में पाया जाता है? तो स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है
ग्लासस में, ठीक है। ये बैलेनोग्लासस किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समाप्ति कोडान नहीं है। समाप्ति कोडान या टर्मिनेशन कोडान या स्टॉप कोडान कौन कौन होता है, युवा, युगा और युवाग। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कभी कोई पूछता है ओकर, एम्बर और ओपल। ये एम्बर, ओकर और ओपल करके एग्जाम में आता रहता है, तो इस चीज़ को आप अगर पढ़े होंगे, थोड़ा सा अगर तैयारी किए होंगे, तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। इसमें कौन आता है, युवा, युगा और युवाग, सब यू से शुरू होने वाले होते हैं, ठीक है। यू ए जी, यू ए, ठीक है, यू जी ए, ये सब आते हैं, युवाग, युगा और युवाग, ठीक है। तो ये यू से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं, युवा, युवा और युगा, यानी एक डिफरेंट है, और ये क्या है, ये स्टॉप कोडान नहीं है। स्टॉप कोडान क्या होते हैं, यू ए जी, यू ए और यू जी, और स्टार्ट क्या होता है, स्टार्ट होता है ए यू जी, जो मेथियोनिन को भी कोड करता है। ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है तो दुर्भाग्य है, लेकिन पेपर इस तरीके से होने चाहिए कि जो फैक्ट्स है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो 10-20 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से है। नेक्स्ट है, चूजे के भ्रूण में श्वसनांग होता है, जो ब्रीथिंग ऑर्गन होता है। और देखिए चिक एम्ब्रियो से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया मोलस्का प्रिय है, वैसे चिक एम्ब्रियो से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चूँकि ये 11th-12th के स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं, इसलिए 11th-12th स्टैंडर्ड के जो टीचर्स हैं इस पे ज़्यादा मेहनत करेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चूजे का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, देखिए चूजे का जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनिक लेयर आपने पढ़ा होगा, 3 होता है, कौन कौन, एक होता है एमनियन, एक होता है कोरियन और एक होता है एलेंटॉइस। एमनियन का जो काम होता है, यहाँ पे एमनियन दिया भी हुआ है, एमनियन का जो काम होता है वो थर्मो रेगुलेशन का होता है, किसी किसी एग्जाम में पूछा भी हुआ है। यह टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, थर्मो रेगुलेशन का होता है, आप नोट कर लीजिएगा। साथ साथ ये प्रोटेक्टिव लेयर भी होता है, ठीक है। कौन कौन, एम्ब्रियन, पहली तो एमनियन, ठीक है, सॉरी एमनियन की मैं बात कर दिया। एमनियन क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, थर्मो रेगुलेशन का काम करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा जो लेयर होता है कोरियन। ये कोरियन जो है यह ब्रीथिंग और न्यूट्रिशन का काम करता है, याद रखिएगा, ब्रीथिंग और न्यूट्रिशन का भी काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में इंग्लिश में हम आएंगे तो आपको कोरियन मिलेगा भी, ठीक है, साथ साथ एलेंटॉइस भी मिलेगा। देखिए जो ब्रीथिंग और एक्सक्रीशन का काम है वो एलेंटॉइस करता है, ठीक है, याद रखिए। ब्रीथिंग का काम कोरियन भी करता है, ब्रीथिंग का काम एलेंटॉइस करता है। अगर आपसे मोस्ट प्रोबेबल दोनों आंसर दिए हुए हैं तो आप किसको लगाएंगे, एलेंटॉइस को, क्योंकि एलेंटॉइस या किसी भी परिस्थिति में, ये कभी भी आप देखेंगे किसी भी परिस्थिति में वो एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी के अलावा कोई और काम नहीं करता है, ठीक है, एलेंटॉइस। और अगर आप कभी भी कोरियन को किसी बुक्स में आप देख गए तो आप कभी भी सीधे सीधे नहीं पाएंगे कि कोरियन ही एक्सचेंज ऑफ गैस करता है, वहाँ पे लिखा होगा, कहीं भी देखेंगे किसी भी बुक्स में एलेंटो कोरियोनिक जो ऑर्गन है वही चिक्स में क्या होता है, रेस्पिरेटरी का काम करता है, क्योंकि चिक्स का एम्ब्रियो पूरी तरह से कवर रहता है, यानी इसमें कोई ब्रीथिंग ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ब्रीथिंग के लिए यही जो 3 लेयर्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स, यही जो है ब्रीथिंग, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, यही सब का काम करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोरियन सेपरेटली कहीं कुछ नहीं करता है, जबकि एलेंटॉइस में बहुत सारी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है एलेंटॉइस जो है वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो है वो एम्ब्रियोनिक जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह से वर्क करता है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा, एमनियन सही होगा, ये एलेंटॉइस सही होगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, एलेंटॉइस। एक्सक्रीशन के लिए भी एलेंटॉइस, ठीक है। तो चूजों में जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, अपरा पोशिका, एलेंटॉइस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपके पास है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखा।
तो सही आंसर क्या है? लीनियस। लीनियस ने क्या लिखा था? सिस्टेमा नेचुरी। ये बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के द्विनाम पद्धति के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। कैरोलस लीनियस इनका पूरा नाम है। अब आते हैं इनकी किताब के बारे में जान लेते हैं। इनकी किताब का नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक, नोट कर लीजिएगा, फिलोसॉफिक, SOPHIQUE, फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है, फिलोसफिक जूलॉजिक। किसने दिया था? जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के लिए जाने जाते हैं। डार्विन ने कौन सी किताब लिखा था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ठीक है। अरस्तु जो कि फिलोसफर थे और बहुत पुराने थे, इनकी कोई किताब वगैरह नहीं है, हालांकि एथिक्स, ह्यूमन एथिक्स में ये कभी कभी आते हैं और पूछा भी जाता है, ठीक है। मेटाफिजिक्स करके इनकी एक किताब है, हालांकि वो बहुत पब्लिश और चर्चित नहीं है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे 3 वैज्ञानिक के बारे में आपको जानना है, लैमार्क, डार्विन और लिनियस। लैमार्क की किताब फिलोसफिक जूलॉजिक, डार्विन की किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और लिनियस की किताब सिस्टेमा नेचुरी। नेक्स्ट आते हैं वेबेरियन ऑसिकल्स। ऑसिकल्स मीन्स होता है ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स जो एक जगह कोई विशेष अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये ऑसिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो जो वेबेरियन ऑसिकल्स है, वेबर्स का ऑसिकल्स भी बोला जाता है, वह मछलियों में पाया जाता है। मछली जो होती है, मछली में जो फिन्स होता है, ईयर के पास, इसके ईयर के पास, कान के पास जो फिन्स होता है, ठीक है, कान के पास जो फिन्स होता है वहीं पे ये ऑसिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऑसिकल शब्द कहीं भी आए तो छोटे छोटे ईयर प्लेट्स को कहा जाता है। हमारे बॉडी में भी मैलियस, इनकस और स्टेपीज नाम के 3 ईयर ऑसिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें स्टेपीज सबसे छोटा ऑसिकल्स है। तो ऑसिकल शब्द छोटे छोटे बोन्स को कहा जाता है, ठीक है। वेबेरियन बोन्स का संबंध अगर पूछे किससे है तो साउंड से है। हमारे बॉडी में जो ईयर ऑसिकल्स है उनका भी संबंध साउंड से ही है, ठीक है। हम साउंड को डिटेक्ट कर पाते हैं, डिटेक्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ऑसिकल्स आपस में टकरा के वाइब्रेशन करते हैं। तो मछलियाँ पानी के अंदर साउंड को इसी वेबेरियन ऑसिकल्स से डिटेक्ट कर पाती हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मछली, ठीक है। देखिए इसमें 4 तरह के छोटे छोटे हड्डियाँ होती हैं वेबेरियन ऑसिकल्स में, और ईयर ऑसिकल्स जो हमारे कान में होता है 3 होता है। तो चारों हड्डियों के नाम आप लिख सकते हैं। कभी कभी होता है कि किसी किसी एग्जाम में पूछ भी देता है। तो पहला है क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं CLAUSTRUM, क्लोस्ट्रम, ठीक है। क्लोस्ट्रम सबसे छोटी वेबेरियन ऑसिकल्स है मछलियों में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हड्डी है वो है स्कैपियम। स्कैपियम, SCAPHIUM, स्कैपियम। इसके बाद क्या है? इसके बाद है ट्राइपस। एक अलग अलग बोन है ट्राइपस। ट्राइपस सबसे छोटा बोन है, ठीक है। ट्राइपस क्या है? सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा। सबसे छोटा मैंने बताया था क्लास्ट्रम, ठीक है। सबसे छोटा वेबेरियन ऑसिकल है क्लास्ट्रम, और इसके बाद है स्कैफियम, और इसके बाद है तीसरा जो है ट्राइपस। ट्राइपस जो बोन है ये सबसे बड़ा ऑसिकल्स बोन है, ठीक है। और जो चौथा बोन है वो इंटरकैलेरियम है। इंटरकैलेरियम, ठीक है। तो ये आपका 4 बोन है, चारों के अलग अलग नाम है, चारों मिलकर के क्या बनाते हैं? वेबेरियन ऑसिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा होती है। देखिए अभी हाल फिलहाल में मैं एक न्यूज़ देख रहा था, चॉकलेट जो होता है वो बाई नेचर, ठीक है, कभी भी नुकसानदायक नहीं होता है। चॉकलेट, अगर चॉकलेट का जो पौधा होता है कोकोआ, ठीक है, वो जहाँ उगता है वो अगर आसपास कहीं भी कैडमियम है, कैडमियम CD एब्जॉर्ब कर लेगा।
ये खास बात है, ठीक। चाहे कितना भी दूर हो, उसके रेंज में जहाँ तक जड़ें फैली हुई हैं वहाँ अगर कैडमियम है तो एब्जॉर्ब कर ली। जाहिर सी बात है कि इसके पौधे अगर कैडमियम को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इसके फ्रूट्स भी कैडमियम वाले हो जाएंगे, ठीक है। उसमें फ्रूट्स और लीव्स में भी कैडमियम पाए जाते हैं। तो पहली चीज़, ये स्वास्थ्य के लिए इसलिए हानिकारक है कि उसमें कैडमियम होता है। दूसरी चीज़ जो है, ये सुखाया जाता है सड़क के किनारे, इसको ऐसे इसके सीड्स को सुखाया जाता है। चॉकलेट के सीड्स को काफ़ी दिनों तक सुखाया जाता है, तो वहाँ जो डस्ट उड़ती है, डस्ट में लेड हो सकती है, और ये लेड जो है तब इसको कॉन्टेमिनेट करती है, तब ये जो है उस लेड के संपर्क में आती है, उस शीशे के संपर्क में आता है, ठीक है। लेड के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है हवा में जो उड़ते हैं, यह तभी उसके कांटेक्ट में आता है। ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, जो चॉकलेट का पौधा होता है वो एब्जॉर्ब नहीं करता है ये, बल्कि इसके प्रोसेसिंग के दौरान, फूड प्रोसेसिंग के दौरान ये उसके साथ जुड़ जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है, संक्रमित बोल सकते हैं। संक्रमित तो बायोलॉजिकल टर्म है, ये उसके साथ उसमें ऐड होता है, तभी ऐड होता है, बाद में प्रोसेसिंग में ऐड होता है। अगर साफ सफाई का ध्यान दिया जाए तो वो उसमें लेड की मात्रा नहीं होती है। लेकिन इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया सकता है, ये सुखाने के दौरान या प्रोसेसिंग के दौरान उसमें लेड का कंटेंट बढ़ता जाता है, या उसके साथ और मात्रा में लेड जुड़ सकता है। तो चॉकलेट इस वजह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो 39 का आपका बी हो जाएगा। ये मैं अभी हाल फिलहाल में देख रहा था तो वहाँ से मुझे याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 40 और लास्ट है, मैं बात कर रहा हूँ। अभिकथन दिया हुआ है, क्लॉड बर्नार्ड ने आंतरिक वातावरण के अस्थायित्व का विचार दिया था, तो ये सही है। जो इंटरनल हमारे बॉडी में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर से जो लिविंग कंपोनेंट्स है, लिविंग कंपोनेंट्स की बात किया हुआ है। लिविंग कंपोनेंट में जो कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट का जो थियरी है वो क्लॉड बर्नार्ड ने ही दिया था, ठीक है। क्लॉड बर्नार्ड ने कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। और ये जो है 1860 में दिया गया था। क्लॉड बर्नार्ड ने 1860 में दिया था, पुराने हैं। इन थियरी को बाद में, कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट को ही बाद में होम्योस्टेसिस नाम दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया गया था? होम्योस्टेसिस, ठीक है। और ये तब किसने दिया था? होम्योस्टेसिस शब्द जो है ये कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट के सिद्धांत को ही बाद में होम्योस्टेसिस कहा गया। इसको दिया था वाल्टर बी कैनन ने, सही है, 1929 में दिया था। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर है वो क्या है? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ठीक है। तो ये हम 10 क्वेश्चन को आज सॉल्व किए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।